I think we were pretty much clear with all these terms. हमने enthalpy, entropy, heat capacity, specific heat capacity, molar heat capacity, latent heat and Gibbs free energy की definitions and इसका concept सीखा था कल. Today we are going to talk about few more other things जो कि इन्हीं topics से related हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रोपी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एंट्रोपी हमने पढ़ा था क्या होती है एंट्रोपी. सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस है उसे आप एंट्रोपी कहते हो. ठीक है, एंट्रोपी को आप एस से रिप्रेजेंट करते हो. और एंट्रोपी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि हीट अपॉन टेम्परेचर, चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर. ठीक है, और इसलिए इसका यूनिट क्या बन रहा था, जूल पर केल्विन बन रहा था. अब एंट्रोपी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. ठीक है, और स्टेट ऑफ मैटर पे भी. अब जिसके पार्टिकल्स जितने दूर होंगे एक दूसरे से उतनी उस सिस्टम में, उस स्टेट ऑफ मैटर में या उस फेस में, ठीक है, फेज में, फेज का मतलब स्टेट ऑफ मैटर ही होता है. जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. तो अगर गैस की बात करो तो गैस के पार्टिकल्स क्या होता है, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से गैस की एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी. इसी तरीके से आप बात करते हो लिक्विड की, तो लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज़्यादा है. सही है, तो एंट्रोपी इज डिस्टर्बेंस और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. आप टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे एक सिस्टम का तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. पार्टिकल्स जो है वो तेज़ी से मोशन करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्टर्बेंस आएगी मीडियम में. तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है एंट्रोपी को. अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो तरीके की टर्म्स होती हैं, आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएंगी. फिज़िक्स में ये चैप्टर है, आप पढ़ोगे इसके बारे में. वहाँ पे भी दो तरीके के फंक्शंस होते हैं. जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं आप इस चैप्टर में जो हमने अभी तक पढ़ ली हैं, वो या तो स्टेट फंक्शन है या तो वो पाथ फंक्शन है. इसका क्या मतलब है, देखो, जैसे कि अगर आप बात करो इंथाल्पी की, ठीक है, इंथाल्पी आपके पास स्टेट फंक्शन है. इंथाल्पी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर. ठीक है, जब तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आप कहते हो स्टेट फंक्शन. उसके बाद हमारे पास है पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन का मतलब ये है कि वो इनिशियल फाइनल स्टेट पे नहीं डिपेंड करती. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि पाथ पे डिपेंड करें, यानी कि एक रिएक्शन ए और बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, तो ये कौन से पाथ से हो रहा है. ठीक है, अब मैम पाथ का क्या मतलब, यहाँ पे हमने पढ़ा था एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है बाय ऑल्टरनेटिंग द पाथ. वो एक नया रास्ता बनाता है जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो. तो पाथ यानी कि किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. अब यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो कि स्टेट पे डिपेंड नहीं करती बट पाथ पे डिपेंड करती हैं रिएक्शन की, उसे हम पाथ फंक्शन कहते हैं. नाम से पता लग रहा है. State function are the properties of system. Path function are not the property of the system. आपके पास दो तीन एग्जाम्पल्स हैं पाथ फंक्शन के. उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास वो सब की सब क्या है, स्टेट फंक्शन है. पहला है वर्क, हीट. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपने याद रखना है पाथ फंक्शन के लिए. रेस्ट ऑल ऑफ देम आर स्टेट फंक्शन. जो भी हमने पढ़ा, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, तो ये सब क्या है, ये सब बेटा हमारे पास स्टेट फंक्शन है. पाथ फंक्शन कौन सा है, एग्जाम्पल वर्क एंड या एक वर्क डन और दूसरा हीट. इसके अलावा डिस्टेंस और ईएमएफ भी पाथ फंक्शंस हैं. अच्छा, आपके पास एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन. ठीक है, क्योंकि चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर है तो हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, और टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन. तो जूल पर केल्विन एंट्रोपी का यूनिट हो गया. इसके बाद आपके पास एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है. क्योंकि एंथैल्पी क्या है, असल में एक सिस्टम की जो टोटल हीट है उसे आप एंथैल्पी कहते हो. सो हीट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है. तो एंथैल्पी का यूनिट हमारे पास जूल है, कैलोरी है. ठीक है, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम लोग
हमेशा इंथाल्पी पर मोल के हिसाब से ले रहे होते हैं, तो कैलो जूल पर मोल या जूल पर मोल एक कन्वीनियंट यूनिट है, मतलब वही है, लेकिन क्योंकि जब आप इंथाल्पी ले रहे हो तो वो पर मोल, यानी कि एक मोल की इंथाल्पी क्या है एक सब्सटेंस की, तो जूल पर मोल। ठीक है, कैलो का मतलब यहाँ पे जस्ट कैलो जूल के 10⁻³ जूल, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो तरीके के रिएक्शंस होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब ये छोटा सा टॉपिक है, एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ऐसा एक रिएक्शन जिसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत ना हो, जो खुद ब खुद हो, ठीक है, जो अपने आप से शुरू हो या फिर उसे आप थोड़ा सा इनिशिएट करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी आप प्रोवाइड कर दें तो वो शुरू हो जाए और उसके बाद कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रिएक्शन को आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हो। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पेपर माउंटेन बना दिया, ठीक है, बहुत सारे पेपर्स ले लिया हमने, उसे जलाना है, ठीक है, कंबस्ट करना है। अब वो खुद ब खुद तो नहीं जलना शुरू हो जाएंगे, ऑफ कोर्स आपको इग्निशन देनी पड़ेगी, आपको आग थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, फिर वो खुद ब खुद जलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली उसे एक्सटर्नली फायर दोगे तो भी वो जलेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद हों, चाहे फिर उन्हें वो खुद से स्टार्ट हो जाए या फिर आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़े शुरू में स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने जब पेपर जलाया तो उसको कंबस्शन कहते हैं, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो कंबस्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होता है? एक्सोथर्मिक होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में हम कभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस काम करते हैं टुवर्ड स्टेबिलिटी यानी कि इक्विलिब्रियम, वो एक डिस्टर्ब स्टेट से नॉर्मल स्टेट, स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे होता है। और इनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। मैंने बताया था, कल हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात की थी कि वो एनर्जी एक सिस्टम में काम करने के लिए जो अवेलेबल होती है उसे आप गिब्स फ्री एनर्जी कहते हो। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी क्या थी? नेगेटिव थी। तो क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, तो इनकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की नेगेटिव होती है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिल्कुल इसका उल्टा है। पहले हम नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसको कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत हो, आपने जैसे ही एनर्जी देना बंद की वो रिएक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, ठप हो जाएगा। अच्छा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आपके पास ज़्यादातर कैसे रिएक्शंस होते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक की एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि यार कुछ एग्जाम्पल हैं बिल्कुल जो स्पॉन्टेनियस तो हैं लेकिन एक्सोथर्मिक नहीं है। देखो यहाँ पे यूजुअली लिखा है, ये नहीं लिखा मैंने कि स्पॉन्टेनियस आर एक्सोथर्मिक, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे कंबस्शन लिखा हुआ है। तो कंबस्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि इवेपोरेशन आपके पास एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, आप थोड़ी सी हीट दोगे, पानी खुद ब खुद इवेपोरेट होना उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। उसके बाद आपके पास मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है बट स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस के एग्जाम्पल्स क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें कंटिन्यूस फोर्स लगानी पड़े, कंटिन्यूस एनर्जी लगानी पड़े, जैसे कि अगर आप लो प्रेशर टू हाई प्रेशर डिफ्यूजन कर रहे हो तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस चीज़ है, कंटिन्यूसली आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप स्लाइड से नीचे से ऊपर जा रहे हो तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। नॉर्मली डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है ना। इसी तरीके से अगर आप पानी को ग्राउंड लेवल से टैंक लेवल तक लेके जाओगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। हीट को अगर हम ट्रांसफ़र करवाएंगे कोल्ड टू हॉट टेम्परेचर तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा कि आपके पास एक सिस्टम में से एनर्जी को अंदर बाहर करने के दो तरीके होते हैं, एक वर्क डन और दूसरा हीट। वर्क डन हमारे पास एक मैकेनिकल इंटरेक्शन है सिस्टम और सराउंडिंग की,
जबकि हीट आपके पास एक थर्मल इंटरेक्शन है सिस्टम और सराउंडिंग की, ठीक है। अच्छा, वर्क, हीट, ये कैसे फंक्शंस थे बेटा? पाथ फंक्शंस थे, और मैंने कहा था कि पाथ फंक्शंस आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, तो वही लिखा हुआ है कि दे आर पाथ फंक्शंस एंड दे आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। उसके बाद हीट आपके पास किस तरीके की इंटरेक्शन है सिस्टम और सराउंडिंग, मैंने बता दिया अभी कि थर्मल इंटरेक्शन है। वर्क वहाँ पे एक मैकेनिकल इंटरेक्शन है। अच्छा, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, टोटल हीट एक सिस्टम की, उसे आप एंथैल्पी कहते हो। रिवर्सिबल रिएक्शन की एंट्रोपी क्या होती है? ज़ीरो होती है, इसके बारे में बात कर चुके हैं कल। आप कभी भी एक रिएक्शन की इंथैल्पी नहीं ले सकते, आप हमेशा डिफरेंस इन इंथैल्पी लेते हो, यानी कि प्रोडक्ट की इंथैल्पी को माइनस करते हो रिएक्टेंट की इंथैल्पी से। सेम गोज़ फॉर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो दूसरी डायरेक्शन में वो एंडोथर्मिक होगा। ये हमने इक्विलिब्रियम में बात की थी, और ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल में भी ये पॉइंट हमने देखा था, ठीक है। अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, लेकिन बैकवर्ड में वही रिएक्शन कैसा होगा बेटा? एक्सोथर्मिक होगा, अगर वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। सबसे पहली बात, आपके पास हीट पॉजिटिव कब होती है? जब आप हीट सिस्टम में दोगे। सो अगर कोई रिएक्शन में आप हीट दे रहे हो तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या है, आप सिस्टम में ऐड कर रहे हो, दे रहे हो, तो पॉजिटिव साइन हो जाएगी। अगर हीट लॉस हो रही है एक सिस्टम से, तो हीट नेगेटिव आप लिखोगे, और यहाँ पे ये रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा, कि एक्सोथर्मिक में सिस्टम से हीट निकलती है, एग्जिट करती है हीट। उसके बाद आपके पास वर्क की साइन कन्वेंशन। सबसे पहली बात, वर्क पॉजिटिव कब होता है? जब वर्क डन हो रहा हो ऑन द सिस्टम, और वर्क नेगेटिव कब होता है? जब वर्क डन हो रहा हो बाय द सिस्टम। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, पानी के यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, पानी है यहाँ पे स्पीकर में, ठीक है। मैंने इसको हीट दिया, और यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है, सही है। जब मैंने इसे हीट दी, तो ये हीट इस्तेमाल हुई इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और दूसरा वर्क डन करने में। तो ये पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगे, और इन्होंने इस पिस्टन को ऊपर की डायरेक्शन में भेजा, तो ये पिस्टन मूव किया, तो यानी कि जो वर्क डन हुआ है वो सिस्टम ने किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम है ये। तो वर्क कन्वेंशन यहाँ पे क्या आएगी? साइन नेगेटिव वर्क डन शो करोगे। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। अब आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है, मैम फिजिक्स में तो हम पॉजिटिव पढ़ते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यस, यहाँ पे केमिस्ट्री में हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे होते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम को, लेकिन फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, और ऑन द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है। दिस इज़ कन्फ्यूजिंग, बट अगर आप एक तरीके से याद कर लेते हो तो इट्स ईजी कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए उसे उसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप यहाँ पे जिस तरीके से हमने फिज़िक्स में पढ़ाया जाता है, कि ऐसा नहीं है कि बात डिफरेंट हो रही है, बात वही हो रही है, इट्स जस्ट कि वहाँ पे हम एक लार्ज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सो जस्ट रिमेंबर, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है? पॉजिटिव है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिज़िक्स में आपने देखा होगा, हम इस तरीके से लिखते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, वर्क डन करने में इस्तेमाल होती है। केमिस्ट्री में आप इसी चीज़ को क्या करते हो? इंटरनल एनर्जी से इक्वेट करते हो, तो यहाँ पे वर्क को हम इस साइड लिखेंगे कि आप अगर इंटरनल एनर्जी दे रहे हो सिस्टम को, तो वो सिस्टम की हीट बढ़ाएगी, वर्क डन करेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक फार्मूला, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट, कि आप सिस्टम को हीट दोगे तो ये हीट दो काम करेगी, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। बाकी और चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला पेज और ये वाला पेज,
इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। ये आई थिंक हमारे पास लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, आई थिंक मैं आपको यहाँ पे खुद से ही समझा देती हूँ। अच्छा देखो, आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे हीट दी सिस्टम को, तो ये हीट मैं सिस्टम को दे रही हूँ, सिस्टम में ऐड कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे हीट कैसी होगी, पॉजिटिव के नेगेटिव? यू आर एडिंग हीट टू द सिस्टम। जब आप सिस्टम में हीट देते हो तो एंडोथर्मिक आप हीट दे रहे थे ना, तो पॉजिटिव हीट होगी यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या कि जो हीट आपने दी है सिस्टम को, अगेन यहाँ पे ये पार्टिकल्स क्या होंगे, वर्क डन करेंगे, पिस्टन को ऊपर की डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, तो पिस्टन यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो वर्क डन मेरे पास कैसा हुआ, बाय द सिस्टम हुआ। वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क कैसा है, पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, एक्सपेंशन हुई है कि कंप्रेशन हुई है? एक्सपेंशन हुई है, ठीक है। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। यहीं पे अगर मेरे पास एक इमूवेबल पिस्टन है, यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे पिस्टन को है, मैंने खुद पिस्टन को फोर्स लगा के नीचे मूव करवाया और ये इमूवेबल पिस्टन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है, ऐसा ही है। मैंने खुद क्या किया है, कंप्रेस किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम करवाया है, तो नेगेटिव वर्क की साइन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और कंप्रेशन, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको? ओके, ठीक है। ये बात हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी कि हीट जो आपके पास सिस्टम को दी जाती है या सिस्टम से जो हीट रिलीज़ हो रही है वो एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल होगी किसके, इंथैल्पी के। मैंने बताया था आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू दिस, ये बात की थी ना हमने, क्या इक्वेशन होती है कि हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अगर कांस्टेंट प्रेशर है, अगर प्रेशर को मैं कांस्टेंट रख दूं तो हीट बराबर है किसके, इंथैल्पी के। सो अब मैं हीट की जगह पे यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी लिख सकती हूँ, चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये इक्वेशन होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या था, पी डेल वी, ये फॉर्मूला था। अगर वॉल्यूम मेरे पास कांस्टेंट है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ज़ीरो है, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगी। चेंज इन वॉल्यूम का दूसरे लफ्ज़ों में मतलब क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इस केस में हीट किसके इक्वल हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट आपके पास चेंज इन एंथैल्पी की इक्वल है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्योंकि वर्क डन ज़ीरो है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब यही होता है, तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को आप यू या फिर ई दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
ठीक है, फॉर विच सिस्टम, कौन से सिस्टम के लिए आपके पास इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों इक्वल होंगे। नाउ दिस इज पॉसिबल फॉर लिक्विड और सॉलिड सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है समझाती हूँ। देखो, हमारे पास सॉलिड और लिक्विड, इन दोनों में अगर आप चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो रखते हो, चेंज इन वॉल्यूम कैसा है, ज़ीरो है। देख, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो का मतलब क्या है, वर्क डन क्या है, ज़ीरो। सो यही वाली इक्वेशन में ये सेम वही कांस्टेंट प्रेशर वाली इक्वेशन है अभी जो हमने बनाई थी। एट कांस्टेंट प्रेशर यही इक्वेशन थी। अगर मैं इस कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम वॉल्यूम ज़ीरो करते हैं तो वर्क डन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड में ये पॉसिबल है, गैसेस में नहीं है। गैसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली विद प्रेशर। ठीक है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी दोनों इक्वल होंगे इन सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैस। गैसेस में हमेशा या तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम करोगे या कांस्टेंट प्रेशर करोगे। अगर आपके पास गैस की बात हो रही है तो हमेशा याद रखिएगा इंथैल्पी इज ऑलवेज मोर देन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंथैल्पी हमेशा इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये वाली इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन हम आइडियल गैस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, सो आइडियल गैस में हमने पढ़ा था जनरल गैस इक्वेशन, याद है? तो मैं पीवी की जगह पे वो पुट कर सकती हूँ। पीवी किसके इक्वल था, एनआरटी के। ठीक है, अब एनआरटी है लेकिन यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम था तो चेंज इन मोल, नंबर ऑफ मोल्स, आर टी। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए, गैसेस के लिए। अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के दरमियान में तो आप वो इक्वेशन इस्तेमाल करके बता सकते हो। और कैसे करेंगे इसको फाइंड, देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आप हमेशा क्या देखोगे, नंबर ऑफ मोल्स देखोगे। ये डेल एन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। और इस तरीके से आप बता सकते हो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। अब इस रिएक्शन में हमारे पास ये एक ए बी मिलके क्या बना रहा है, सी डी। ठीक है, ए सॉलिड है, बी गैसियस फॉर्म में है, सी गैसियस फॉर्म में, डी क्या है, सॉलिड है। अब देखो, अगर मुझे कहा जाए कि यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के दरमियान में रिलेशन बताइए, कैसे बताएंगे आप। नाउ वी नो दैट इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर वर्क की इक्वेशन को यहाँ पे ओपन करें तो P डेल V के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे गैसेस की बात हो रही है तो मैं PV किसके इक्वल रखूँगी, N R T के। अब क्योंकि डेल V था तो हमने यहाँ पे डेल N लिखा है, इस वजह से NRT हो गया। अब मुझे इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी के दरमियान में रिलेशन बताना है फॉर गैसेस। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है ये फाइंड करेंगे। ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स को आप इनका डिफरेंस लोगे। अब मैम प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 4 + 1 कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पे ही गलती आप कर सकते हो, तो मत कीजिएगा ये वाली मिस्टेक। कभी भी इस इक्वेशन में आप सॉलिड के या फिर लिक्विड के मोल्स काउंट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये मोल्स काउंट नहीं होंगे, सिर्फ प्रोडक्ट के मोल्स किसके इक्वल हो गए,
4 के, ठीक है। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 3, गुड। सो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इट मीन्स कि आपके पास एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस डेल एन क्या है 1 है, तो उसकी जगह पे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लाई करोगे आर टी से तो आर टी हो गया। तो ये आपके पास रिलेशन है बिटवीन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है। Is that clear? So I'm going to give you some practice questions after the class, okay? ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है उसी तरीके का। एंड यहाँ पे सारी वही बातें जो रिपीट हो रही हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होगा। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी का डिफरेंस, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट बराबर होती है किसके, चेंज इन एंथैल्पी के, ठीक है। अब हर रिएक्शन की जो एंथैल्पी है, अगर वो आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहे हो, क्या स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और प्रेशर अगर 1 atm है, तो एंथैल्पी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन कंबस्शन है तो उसकी एंथैल्पी को आप कहोगे हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है। फॉर कंबस्शन change in enthalpy is also called as heat of combustion, ठीक है। एक गिवन प्रोसेस के लिए हमेशा एंथैल्पी विल बी मोर देन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी हमेशा इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होगी किसी भी सिस्टम में। फॉर गैसेज एंड लिक्विड इक्वल हो सकती है, सॉरी सॉलिड और लिक्विड के लिए इक्वल हो सकती है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, लेकिन गैस के लिए कभी भी इक्वल नहीं होगी। गैस में हमेशा एंथैल्पी विल बी मोर देन इंटरनल एनर्जी। और अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करोगे जो अभी हमने देखी थी, ठीक है। ये भी वही लिखा हुआ है। मैंने भी क्या कहा कि एंथैल्पी विल बी मोर देन इंटरनल एनर्जी। तो एंथैल्पी हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। सो हीट इज इक्वल टू एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मैं क्यू पी लिखूँ, इसका मतलब एंथैल्पी ही है, तो ये इज मोर देन क्यू वी। क्यू वी का मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी। सो ये उसी का, इसका मतलब वही है। ठीक है, आई थिंक वी covered almost everything. So